मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये यूज में आएगा। मतलब ये बहुत कंपलसरी है ऑर्गेनिक के लिए। मतलब एल्केन तो मोस्टली पूरा का पूरा पार्ट इधर ही फिनिश हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो आपको ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी। अगर मैं उसको टेक्निकल टर्म यूज करूं तो उधर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई है केमिकल्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। भाई रिएक्शन के लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे बेटा पूरा। रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा रफ्तार सीरीज में रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 1। तो बेटा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है, और वो किस टाइप से होती है, किस किस टाइप की होती है और उन रिएक्शंस में क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, वो सब कुछ इधर यूज आएगा। ठीक है, और जो भी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन हो गया या फिर आप 12th का कोई भी चैप्टर लो, सभी में टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये यूज में आएगा। मतलब ये बहुत कंपलसरी है ऑर्गेनिक के लिए। अगर आपको ऑर्गेनिक समझना है तो ये पार्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोकार्बन की, मैक्सिमम केमिकल प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टीज है वो इधर आ जाएंगी। प्रिपरेशन मेथड्स रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाएंगे। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी इधर ही फिनिश हो जाएगी। मतलब एल्केन तो मोस्टली पूरा का पूरा पार्ट इधर ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एल्कीन्स की भी जो केमिकल रिएक्शंस होती है और उनके प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, वो सब रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 11th का जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है इंक्लूडिंग बेंजीन रिंग, वो सारे पार्ट बेटा इधर कवर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसका कितना इंपॉर्टेंस है ये आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आती है तो आपको ऑर्गेनिक अच्छे से समझ में आने लग जाएंगी इससे आगे की। ठीक है, और इसको समझने के लिए क्या जरूरी है बेटा? इसको समझने के लिए आपको जीओसी का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भाई हम। तो टुडेज गोल क्या हमारे पास, टुडेज टॉपिक है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन, और अगर टाइम अलाउ करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कवर करेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतना कवर करेंगे बेटा। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले बात आती है सर हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, देखो सिंपल सा एग्जांपल देके, तो जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन अगर हम देखें, जैसे H2O है। ठीक है, H2O में आपने क्या किया, सॉल्ट ऐड किया, मतलब NaCl डाला, तो वो उसमें डिजोल्व हो गया। तो ये क्या हुआ, ये एक रिएक्शन हुई। क्या हुई बेटा? रिएक्शन हुई है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आपने देखा होगा कि आयरन है आपके पास, लोहा, लोहा पे क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो वो जंग कैसे लगती है, मतलब वो जंग लगना, अगर मैं उसको टेक्निकल टर्म यूज करूं तो उधर कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई है केमिकल्स के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बोले सर बात तो ठीक है, इतनी तो बात समझ में आती है, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, मतलब कैसे हो रहा है? तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। ओल्ड बॉन्ड जो है पहले से वो ब्रेक होते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। न्यू बॉन्ड क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं बिटवीन किनके बीच में बेटा? केमिकल स्पीसीज में। तो केमिकल स्पीसीज के बीच में अगर ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करें, मान लो एक केमिकल स्पीसीज है हमारे पास AB, ठीक है, और एक है हमारे पास XY। तो ये AB के बीच में सिंगल बॉन्ड है, XY के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। इन दोनों ने रिएक्शन की, तो हम कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है? मान लो कि इधर हमारे पास कंपाउंड बन गया AX, ठीक है, इस टाइप से लिख देता हूं मैं आपको जिससे बॉन्ड भी दिखे, AX प्लस BY। तो इधर क्या हुआ हमारे पास, अगर आप देखो तो ये बॉन्ड है हमारे पास एक, ठीक है, ये हमारे पास एक बॉन्ड है बेटा, एक बॉन्ड ये है, ठीक है, AB वाला, और एक बॉन्ड है XY वाला। तो इधर क्या आपको बताओ, A ने B के साथ बॉन्ड बना रखा, क्या इसमें
ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, भाई रिएक्शन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, रिएक्टेंट, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे बेटा पूरा। रिएक्शन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सबको पता है। तो रिएक्टेंट में ए और बी के बीच में बॉन्ड था, बट प्रोडक्ट में ए का बी के साथ बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या हो, ब्रेक हो गया। तो सिंपल सी बात है। सिमिलरली एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है, बट इधर एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो इधर क्या हुआ, हमारे पास ओल्ड बॉन्ड थे जो ब्रेक हो गए, ठीक है। तो ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, ठीक है। और इधर क्या हुआ हमारे पास, ये ए एक्स के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और इधर भी हमारे पास बी एक्स के बीच में क्या, बी वाई के बीच में क्या हुआ है, बी और वाई के बीच में क्या हुआ बेटा, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इधर क्या हुआ हमारे पास, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर है बेटा। अब देखो इसमें अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी केमिकल स्पीसीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम देखें कि हमारे पास ये जो है, ठीक है, यही रिएक्शन है, अगर मान लो कि इसमें इस टाइप से हुआ हो कुछ कि ये ए बी था हमारे पास, ठीक है, ए बी के ऊपर अटैक किया, मतलब जो अटैकिंग स्पीसीज है वो था एक्स वाई, ठीक है। तो अब ए बी के ऊपर कौन अटैक कर रहा है बेटा, एक्स वाई अटैक कर रहा है, तो इसको कुछ बोलेंगे, इसका कुछ अलग नेम होगा, ठीक है। तो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो अटैक कर रहा है उसको बोलते हैं बेटा हम रिएजेंट, क्या बोलते हैं, रिएजेंट। बात समझ में आई। तो इसीलिए हमारे पास इधर दे रखा है कि स्पीसीज ऑन विच रिएजेंट इज अटैकिंग आर नोन एज सबस्ट्रेट या फिर रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। तो क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, ठीक है। और जो अटैक करने वाला है, जो अटैक करने वाला है उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, रिएजेंट, उसको क्या बोलते हैं, रिएजेंट। सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट, ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट, ठीक है। हाँ भाई, और जो अटैक कर रहा है, स्पीसीज विच अटैक्स ऑन रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करेगा उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन एज रिएजेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल और दूं, जैसे मान लो हमारे पास क्या इधर आर सी एच डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और इसके ऊपर किसने रिएक्शन की बेटा, इसके ऊपर मान लो कि अटैकिंग स्पीसीज जो हमारे पास है, जो अटैकिंग स्पीसीज है, मान लो कि हमारे पास क्या हुआ, इधर H2O है, क्या है बेटा, H2O। तो ये जो H2O है, ये जो H2O है, ये हमारे पास, सॉरी H2 अटैक नहीं कर पाएगा इधर, ये हमारे पास मान लो HI है, क्या है, HI। तो अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, ये है लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास, इधर प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास RCHI, और इधर आ गया हमारे पास CH2H। प्रोडक्ट कैसे बन रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, अभी बाद में देखेंगे। तो अब देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, ये है जिसके ऊपर ये अटैक करेगा, मतलब ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। क्या हो गया बेटा, रिएक्टेंट। और ये क्या है, अटैक करने वाला, इसको क्या बोलेंगे, रिएजेंट। क्या बोलेंगे बेटा, रिएजेंट, ठीक है। और जो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है फाइनल, इसको क्या बोल रहे हैं, हमारे पास जो ये बन रहा है राइट साइड में, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। सर अब आप हमें ये बताइए कि आपने बोला कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे, ठीक है, और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे, बात समझ में आती है। अब सर न्यू बॉन्ड फॉर्म तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जब ब्रेक होंगे तो फॉर्म हो जाएंगे, बट आप ये बताइए कि ये बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे हैं, ये बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे। तो अब हमारे पास ये जो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो अब देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन। क्या देखते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब भी ब्रेक होना है, ठीक है। तो किस टाइप से हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो देखो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, मैं भी आपको बता चुका हूं कि हमारे पास मान लो कि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड है, इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, एक ए का इलेक्ट्रॉन है, एक बी का इलेक्ट्रॉन है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी बात कही थी यही, ठीक है। चलो भाई, एक दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग से बॉन्ड बन गया हमारे पास, ठीक है। एक बी का इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, एक ए का इलेक्ट्रॉन है। तो अब हमारे पास कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस है कि ये बॉन्ड, इनकी जो पार्टिसिपेशन हो रखा है, इनका जो हिस्सेदारी है इधर, इन्होंने जो शेयरिंग कर रखी है, ये हमें हटानी है, ये हमें हटानी है। तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, सर सिंपल सी बात है, देखो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि या तो ये बिगर झगड़े के काम कर ले। बिगर झगड़े का क्या मतलब है, बिगर झगड़े का मतलब ये है कि सर या तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, मतलब इधर से बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो कि बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन गया तो ये रहा इलेक्ट्रॉन, और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन गया तो बी के पास ये गया, मतलब दोनों
जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, मतलब इक्वल ना, इक्वल मतलब होमोलाइटिक। होमो मतलब क्या होता है? सेम। होमो मतलब क्या होता है बेटा? सेम या इक्वल बोल सकते हो आप। होमो मतलब क्या है? सेम या फिर इक्वल, ठीक है, सेम या इक्वल, ठीक है। और लाइटिक का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक, मतलब टूटना या ब्रेक, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास, मतलब सेम इक्वल ब्रेकिंग हो रही है। इक्वल ब्रेकिंग मतलब जो एक बॉन्ड बी का था वो बी के पास गया, ए के पास। एक तो ये हो सकता है। बोले सर ठीक है भाई, या फिर अगर मान लो झगड़ा हो दोनों में कि भाई ठीक है हमने शेयरिंग की, अब ये बोल रहा है बी नहीं ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, ए बोल रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, भाई यही हो सकता है। अरे अगर दिल में खोट होगा तो यही होगा भाई। तो क्या होगा हमारे पास? या तो ए बोलेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, या बी बोलेगा कि सर दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है सर, ये आ गया हमारे पास केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट जब हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जा रहा है तो उसको बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन। क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक फ्यूजन। दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे पास बनती है केस सेकंड, केस सेकंड क्या है कि सर ए और बी है, तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। क्या? एक ये बनती है कि सर ये बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाए। अब बी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो देखो जब एक इलेक्ट्रॉन लेके गया तो मैंने एक ही लगाया इधर, बट अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो मैं ऐसे लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो अब ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो लेके गया ही है, ए का भी इलेक्ट्रॉन लेके गया है, तो ए के पास क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम। इलेक्ट्रॉन एक कम हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज भी कितना आएगा? एक। किसके पास? जिसका इलेक्ट्रॉन गया है। ए का इलेक्ट्रॉन गया, ए के ऊपर आ गया प्लस, और बी के ऊपर क्या आ गया? माइनस। बी के ऊपर क्या आ गया? माइनस, क्योंकि उसने बी का ए का इलेक्ट्रॉन लिया है। ये बात समझ में आती है? या फिर ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे भी हो सकती थी कि मान लो इस वाले केस में तो क्या भाई बी ताकतवर था, बी क्या था? ताकतवर था, तो बी ने छीन लिया, ए से इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? छीन लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए ज्यादा ताकतवर हो, भाई पॉसिबिलिटी तो ये भी बनती है ना कि ए ज्यादा ताकतवर हो, मान लो ऐसा हो जाए, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास? हमने बॉन्ड ब्रेकिंग कर रखी है, तो इस वाले केस में ए के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। तो अब बताओ क्या इधर सेम इक्वल शेयरिंग हो रही है क्या? नहीं सर, इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही। तो इस टाइप की जो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेकिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोलाइटिक। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोलाइटिक। तो हेट्रो मतलब क्या है? अनइक्वल, अनइक्वल। तो इधर क्या हो रहा है बेटा? अनइक्वल। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमारे पास आ गया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप की होती है। अब देखो इधर, अब ये बात तो समझ में आती है कि सर दो ही पॉसिबिलिटी थी, हमने बता दी। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कब ये वाली हो रही है और कब ये आयनिक वाली हो रही है? ठीक है बेटा। तो अब देखो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास होमोलाइटिक फ्यूजन। तो होमोलाइटिक फ्यूजन क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन इन विच एटम्स गेट वन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ईच। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे पास, ये क्या है बेटा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ईच एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। देखो दो इलेक्ट्रॉन थे, एक ए के पास एक बी के पास। तो अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं हम, प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलाइसिस। क्या बोलते हैं? होमोलाइसिस। एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ होमोलाइसिस आर रेडिकल। ये पता होना चाहिए आपको कि क्या बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बेटा? सॉरी, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होंगे? रेडिकल होंगे। क्या फॉर्म होंगे? रेडिकल। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात करी है कि हमारे पास मान लो कि एक्स एक्स है, ऐसा ले लिया हमने। क्या है बेटा? इधर एक्स एक्स है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, बॉन्ड फ्यूजन हुआ, ब्रेक हुआ, तो एक्स के पास एक गया और इस एक्स के पास भी क्या गया? एक गया। दोनों के पास बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन गया। तो इधर हो रहा है हमारे पास होमोलाइसिस। क्या हो रहा है बेटा? होमोलाइसिस। तो ये हो गया हमारे पास होमोलाइसिस, ठीक है। और इधर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ये क्या हो रहा है बेटा? रेडिकल फॉर्म। क्या हो रहे हैं? रेडिकल या फ्री रेडिकल। इससे अनजान नहीं हो आप, ये तो जानकार है भाई। फ्री रेडिकल तो हमने पढ़ा भी है ना, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वगैरह सारी चीज पढ़ी है, ठीक है भाई। ठीक है सर, बात समझ में आती है हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब ये तो सर आपने अभी भी बता दिया, कंडीशन वाली बात तो अभी भी नहीं बताई। तो कंडीशन ये है, कंडीशन ये है कि जब मान लो कि देखो इन दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है ना, इधर झगड़ा कब नहीं होगा? जब दोनों को समस्या आएगी। जब दोनों के ऊपर मान लो कि कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, बड़ी सी समस्या आ गई, बड़ी परेशानी, ठीक है।
तो अब उस वाले केस में क्या होगा कि ये बोलेंगे यार झगड़ा उगड़ा नहीं करते, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके जाते, तो वो समस्या क्या हो सकती है? मान लो इनकी हाई एनर्जी प्रोवाइड कर दी हम, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रख दे, तो उस वाले केस में क्या होगा कि यार दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलते हैं भाई इधर से, इधर तो बहुत टेम्परेचर है। बात समझ में आ रही है? तो होमोलाइटिक डिसोसिएशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर मीडियम। कोई पोलरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पोलरिटी होगी तो प्लस माइनस बनेंगे, तो नॉन पोलर मीडियम हो। दूसरा देखो ये रहा हमारे पास हाई टेम्परेचर, क्या होना चाहिए बेटा? हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, या फिर इनको बहुत ज्यादा हाई एनर्जी दे दे, इधर से भी प्रेशराइज कर रहे हैं, इधर से भी प्रेशराइज कर रहे हैं, इस तरीके से समझ सकते हो आप। दोनों तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी दे रखी है, तो बोले यार इधर से चलो भाई, इधर तो मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो यूवी लाइट, इसका भी मतलब क्या होता है? एनर्जी अपने पास। एच न्यू, ये भी क्या हमारे पास? एनर्जी है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, पेरोक्साइड भी क्या होता है हमारे पास? नॉन पोलर मीडियम। पेरोक्साइड मतलब आर ओ ओ आर, इस टाइप का पेरोक्साइड। बात समझ आ रही बेटा? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उस वाले केस में हमारे पास जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, जो बॉन्ड फ्यूजन होगा, वो कौन सा होगा? होमोलाइटिक। होमोलाइटिक की कंडीशन आ गई, प्रोडक्ट पता लग गया, रेडिकल बनते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोलाइटिक। नेक्स्ट कौन सा? हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक में क्या होगा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक एटम के पास ही जाएंगे। जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, उसी के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इसके पास दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख भी देता हूं इधर, बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसके पास है बेटा? बी के पास दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसलिए माइनस आया इधर। और इधर इस वाले केस में अगर मान लो कि ये पिंक वाला डिसोसिएशन होता है, तो बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बात समझ में आ रहा है बेटा? बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास है? ए के पास। बात समझ में आ गई बेटा? और इसमें बी के पास है। क्लियर है? ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं हम, तो हमारे पास क्या दे रखा है इधर? हेट्रोलाइटिक में बॉन्ड डिसोसिएशन इन विच वन एटम गेट्स बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एक ही एटम के पास अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए हैं, बात समझ में आ रही है? बॉन्डिंग पढ़ चुके हो वैसे आप, बट फिर भी बोल रहा हूं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिनका बॉन्ड बना हुआ है। तो वन एटम गेट्स बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड हेट्रोलाइसिस। इसको क्या बोलेंगे बेटा? हेट्रोलाइसिस बोलेंगे। बात समझ में आती है? और द प्रोडक्ट ऑफ हेट्रोलाइसिस इज आयंस। क्या बनेंगे हमारे पास? आयंस। आयंस तो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है कैटायन और एक होता है हमारे पास एनायन। तो एक बनेगा कैटायन और दूसरा क्या बनेगा? एनायन। बात समझ में आती है बेटा? ठीक है, अब एनायन जो बनेगा उसके पास बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको सारी चीजें बिल्कुल विजुअलाइज होंगी। ठीक है, कि हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो इसके पास ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से समझते हुए चलो। क्लियर है बेटा? तो अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास मान लो कि x और y के बीच में बॉन्ड है। मैं अलग अलग एटम लिया मैंने इधर, ठीक है, अलग अलग एटम लिया, तो इधर से बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जा रहा है? y लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है बेटा? y लेके जा रहा है। तो अगर y लेके जाएगा तो इस वाले केस में हमारे पास y के पास बनेगा नेगेटिव और x के पास बनेगा पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया हमारे पास? एनायन। ये क्या बन गया? एनायन। और ये क्या बन गया? कैटायन। बोले सर बात तो ठीक है, एनायन कैटायन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन भी ले गया, समझ में आ गया। अब हमें कंडीशन बता दो। कंडीशन सिंपल सी है कि उसमें जो प्रॉब्लम थी वो नहीं आनी चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर होना चाहिए। और सर इधर आयंस बन रहे हैं, तो आयंस तब बनते हैं जब हमारे पास मीडियम भी उस चीज को सपोर्ट करता हो, आसपास का सराउंडिंग भी उस चीज को सपोर्ट करता हो, मतलब मीडियम भी पोलर ही हो। बोलो भाई, तो क्या आ गया हमारे पास कि कंडीशन है हमारे पास दिस जनरली अकर्स इन पोलर मीडियम और एट लो टेम्परेचर। बोलो भाई बात समझते हो कि नहीं? क्लियर है बेटा? लो टेम्परेचर हो और क्या हो हमारे पास? पोलर मीडियम हो, तो जनरली जो डिसोसिएशन होता है वो हेट्रोलाइटिक होता है, मतलब अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल ब्रेकिंग होगी, अनइक्वल लाइटिंग। बात समझ में? लाइट मतलब ब्रेक हो रहा है, अनइक्वल ब्रेकिंग होगी बॉन्ड की। बात समझ में आती नहीं आती?
जनरली ये तब होगा हमारे पास, मतलब वाई इलेक्ट्रॉन, अभी आपके पास माइंड में आ रहा होगा कि ये वाई क्यों लेके गया इलेक्ट्रॉन, तो इस चीज का आंसर भी आपको बाद में मिल जाएगा। वैसे थोड़ा सा अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि सर वाई की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। भाई इन दोनों में से झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में कौन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा। ज्यादा ताकतवर मतलब जनरली वाई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा। बात समझ गई बेटा? ठीक है भाई। तो अब ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग भी आ गई कि सर ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई। ठीक है, अब हम सर बात करें कि आपने बता दिया हमारे पास, अब हमें ये बताइए आप कि आपने बोला कि सर देखो ये आपने बॉन्ड ब्रेकिंग की, ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास रिएक्टेंट थे जिनके बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद हमारे पास ये बने। तो ये जो बन रहे हैं आपने ये फ्री रेडिकल बनाए, ये जो आयंस बनाए हैं, ठीक है, होमोलाइसिस में जो आपने फ्री रेडिकल बनाए, इधर क्या बनाए, फ्री रेडिकल बनाए, इधर आपने आयंस बनाए, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो बेटा जब हमारे पास ये रिएजेंट अटैक करेगा रिएक्टेंट पर, ये कब होगा, जब रिएजेंट अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं, ये जो हमारे पास बने हैं फ्री रेडिकल और आयंस, इनको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं? सर टाइप तो हमें दो दिख रहे हैं, एक फ्री रेडिकल और एक आयोनिक। बात सही है आपकी, बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बट थोड़ा सा और अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि तीन टाइप के रेडिकल या तीन टाइप के इंटरमीडिएट मिल सकते हैं हमें। एक फ्री रेडिकल, दूसरा सर कैटायन बोल दे और तीसरा एनायन बोल दे। हाँ ये भी ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो हमारे पास तीन टाइप के रेडिकल मिलेंगे। कौन कौन से बेटा? मतलब तीन टाइप के इंटरमीडिएट, रेडिकल और कौन सा मिलेगा बेटा हमारे पास? कैटायन और एनायन। तो देखिए भाई क्या दे रखा है, जनरली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी गेट थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो जनरली कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो कार्बन हमें जनरली तीन टाइप का मिलेगा। कौन कौन सा? दीज आर अनस्टेबल, ठीक है, मतलब अभी देखेंगे तीन टाइप के कौन कौन से, वैसे मैंने बता दिए, फ्री रेडिकल, कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो दीज आर अनस्टेबल एंड वेरी रिएक्टिव एंड आर नोन एज इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इंटरमीडिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट बोलते हैं। और ये तीन कौन कौन से आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है सर, बात समझ में आती है। तो सर आप हमें ये बताइए, अब एक कंफ्यूजन ये है कि आपने बोला है इधर कि ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, तो अनस्टेबल होते हैं तो वेरी रिएक्टिव है। भाई अनस्टेबल है तो रिएक्टिव होंगे, इस चीज में हमें कंफ्यूजन नहीं है, बट अनस्टेबल क्यों होंगे? ये तो सिंपल सी बात है, अगर कोई अनस्टेबल है तो रिएक्ट करना चाहेगा जिससे कि स्टेबल बने, वो बात तो समझ में आती है, बट अनस्टेबल क्यों है ये समझा दो हमें। तो अनस्टेबल क्यों है ये तो आपको समझ में आनी चाहिए। देखो इधर एनायन बन रहा है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी। बात समझ में आ रहा है बेटा? और तो एनायन पर ये, कैटायन का तो बेचारे का, अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका तो बेचारे का ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो रहा और फिर चार्ज भी दे रहे हो आप, तो वो भी अनस्टेबल है। फ्री रेडिकल की अगर बात करोगे तो कार्बन फ्री रेडिकल अगर रहा तो उसके पास भी क्या रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये बता चुका हूं मैं आपको जीओसी में। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, तीनों चीजें बता चुका हूं। और तीनों रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है। और अनस्टेबल क्यों है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि कैटायन और एनायन के केस में तो सर चार्ज है, और चार्ज मतलब होता है एनर्जी। और फ्री रेडिकल की अगर बात करोगे तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज विद 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑड के होते हुए भी बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो एक तो आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वैसे ही लेस स्टेबल होते हैं। दूसरा ये तो बेचारा ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है इसका। बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसलिए क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब किसी के माइंड में आ सकता है कि सर आपने तो स्टेबिलिटी पढ़ा दी हमें, छोटी छोटी सी बात कर रहा हूं मैं जो आपके डाउट आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको डाउट आए हो, क्लियर नहीं हुए कभी, तो वो सारी बात कर लेते हैं। डाउट ये आया होगा कि सर आपने तो कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी बताई थी, सर देखो ये देखो C+ है और इसके पास अगर देखो सर हमने CH3 टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, ये तो सर भर भर के स्टेबल है। बात सही है। अगर आपसे पूछे कि ये है और एक ये है आपके पास, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो ऑब्वियस सी बात है यही स्टेबल है ना बेटा। जब हम कैटायन, ये चार्ज ही नहीं है इधर, बात समझ में आ रही है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसको स्टेबल हम तब बोलते हैं कि जब मान लो कि वो बात है अंधों में काना राजा वाली बात है, अंधों में
काना राजा वाली बात है कि बहुत सारे अनस्टेबल है, बहुत सारे गलत है, उनमें से कम गलत कौन सा है। देखो ये मतलब आजकल लाइफ में यही चल रहा है, मतलब अभी लाइफ का रूल क्या है, गलत सभी है, सभी लोग गलत होते हैं, कुछ ना कुछ चीज में सभी लोग गलत होते हैं। जो कम गलत है वही आज अच्छा इंसान है, जो कम गलत है वही क्या है बेटा, अच्छा इंसान है। तो जब हमारे पास कार्बोकैटायंस होते हैं या कार्ब एनायंस होते हैं, तो जब हम उनकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो जो ज्यादा स्टेबल है उनमें से, या फिर हम दूसरा बोल दे उनमें से जो कम स्टेबल है, सॉरी उनमें से जो कम अनस्टेबल है, जैसे मान लो मैं बात करूं आपसे, इधर बात कर लेता हूं कि देखो हमारे पास CH3+ है भाई, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है CH3 CH2+ है। इन दोनों से मैं पूछे कि स्टेबल कौन सा है, तो हम तो यही बताएंगे कि भाई प्लस आई भी लग रहा है और हाइपर कंजुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये स्टेबल इसलिए क्योंकि ये कम अनस्टेबल है, अनस्टेबल दोनों ही है, दोनों ही गलत है, ये दोनों इंसान गलत है, बट कम गलत कौन सा है वो सही है। कम गलत कौन सा है, ये क्योंकि ये कम अनस्टेबल है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूं ना कि कैटायन एनायन, तो किसी के माइंड में बाद में आ सकता है कि सर कैटायन ये तो सर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसको आप अनस्टेबल क्यों बोल रहे हो। तो बेटा वो अनस्टेबल तो है ही, अनस्टेबल तो है क्योंकि वो कैटायन है तो अनस्टेबल है, बट हां इससे भी अनस्टेबल बन सकता था। तो ये सारी चीजें आएंगी। तो इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अनस्टेबल ही होते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, ये दिमाग में रहनी चाहिए आपके। तो अब हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, ये जो इंटरमीडिएट है 3 टाइप के हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से, 1 2 और तीसरा हमारे पास ये आ गया बेटा। देखो एक है हमारे पास कैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। एक है हमारे पास कार्ब एनायन, ठीक है। और तीसरा है हमारे पास फ्री रेडिकल, या फिर इधर फ्री रेडिकल लिखता हूं, यह है फ्री रेडिकल, और इधर है हमारे पास कार्ब एनायन, ठीक है। तो अब अगर इनकी हम बात करें तो ये कैसा दिखता है भाई, कार्बोकैटायन की अगर बात करें तो देखो सी सी सी, इधर ही आ गया, 3 बॉन्ड है, या फिर इसको ऐसे बना रहा हूं मैं, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जो आपको लोब दिख रहा है, ये कौन सा है, पी ऑर्बिटल है वैकेंट। तो अब देखो ये कैसे रहेगा, मान लो कि आपके पास 3 कार्बन जो है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा हमारे पास, ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज। कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। अब अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये प्लेनर होगा, sp2 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर है, क्यों, क्योंकि इधर 3 बॉन्ड पेयर है, क्या है बेटा, 3 बॉन्ड पेयर। अब अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर है तो अब देखो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये हमारे पास ऐसे इसके परपेंडिकुलर, अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये आपको इस प्लेन में एक कार्बन सेंटर पर है और इसके साथ 3 वैलेंसी बनी हुई है। बात समझ में आ गई बेटा। और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब एक लोब ऊपर एक नीचे। अब अगर मान लो, मैं समझा रहा हूं इधर ध्यान रखना, बाद में हम देखेंगे। अब अगर मान लो कि इधर से न्यूक्लियोफाइल कोई आता है या इलेक्ट्रॉन आता है, अभी ऐसे ही समझो, ये प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा इसके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन इस लोब में भी जा सकता है, मतलब ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। बात समझ भाई, तो ये बात दिमाग में रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है भाई। ये आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल की अगर बात करें तो फ्री रेडिकल भी ऐसा ही होता है हमारे पास, ये इधर कार्बन, ये और इधर हमारे पास ये है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया, ठीक है बेटा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जनरली sp2 ही होता है, ये भी कैसा रहेगा, प्लेनर ही रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, प्लेनर। क्लियर है बेटा। और अगर कार्ब एनायन की बात करें तो कार्ब एनायन क्या होगा हमारे पास, ये है कार्बन, ठीक है। अब ये प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये कार्बन, ये आ गया हमारे पास एक लोन पेयर, ठीक है, और बाकी के 3 बॉन्ड पेयर। तो इसकी शेप हाइब्रिडाइजेशन 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, sp3 शेप कौन सी होगी, पिरामिडल। पिरामिडल। क्लियर है बेटा, ये आ गया हमारे पास। तो ये होते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट। क्या होता है बेटा, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे आगे, इससे आगे क्या हमारे पास, अब हम बात कर रहे थे कि जो अटैक करने वाले, ये तो वो है कि भाई अटैक करने के बाद में
भाई ये हमारे पास जो है इनके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा ना, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अटैक करने वाले कौन है, ये। तो ये जो रिएक्टेंट थे इससे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी। क्या पॉसिबिलिटी थी? या तो ये कैटायन बनाएंगे, ठीक है, या फिर ये एनायन बनाएंगे, मतलब कैटायन और एनायन बनाएंगे, या फिर क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल। क्या बनाएंगे? फ्री रेडिकल। बट ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। कौन कर रहा है? रिएजेंट अटैक कर रहा है। तो ये जो रिएजेंट है, जो अटैकिंग रिएजेंट है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। अभी तक हमने स्टडी किया है जिसके ऊपर अटैक हो रहा था उसको, जिसके ऊपर अटैक हो रहा था उसको तो हमने बात की कि इसमें जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है वो किस किस टाइप से हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा होमोलाइसिस हो सकती है, हिट्रोलाइसिस हो सकती है। क्लियर है बेटा? और उसके बाद होमोलाइसिस हिट्रोलाइसिस हुआ तो उनसे जो प्रोडक्ट बना वो हमारे पास या तो फ्री रेडिकल बनेगा या फिर कैटायन एंड एनायन बनेगा। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं कि जो ये अटैकिंग स्पीसीज है इसके बारे में क्या पता है हमें। बात समझ में आ रही है? तो रिएजेंट के भी बेटा दो पार्ट होते हैं हमारे पास। जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके कितने पार्ट होते हैं? दो। तो देखो, देर आर टू पार्ट्स या टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। दे आर इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लिखते हैं E प्लस से, और दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लिखते हैं Nu माइनस से। मतलब हमारे पास जो रिएजेंट है, जो रिएजेंट है उसके दो पार्ट होते हैं। रिएजेंट के कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो। तो रिएजेंट को हम लिख सकते हैं इस टाइप से, E और ये आ गया हमारे पास Nu। E Nu। बात समझ में आई बेटा? E के अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो E के ऊपर आएगा प्लस, Nu के ऊपर आएगा माइनस। इसको इलेक्ट्रोफाइल, इसको न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है, और आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ लिया होगा वैसे तो, बट मैं आपको बता चुका हूं। फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या रहेगा हमारे पास? इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ये होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। अब नेगेटिव चार्ज को कब अट्रैक्ट करेंगे? जब खुद के पास नेगेटिव चार्ज कम होगा। मतलब ये खुद रहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब नेगेटिव आना चाहिए। और दूसरा होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग। क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस लविंग मतलब कौन सा चार्ज? न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, धनात्मक चार्ज होता है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे या न्यूक्लियस लविंग होंगे, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जब खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये खुद क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहले पहला पॉइंट है हमारे पास कि पार्ट ऑफ रिएजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये वो पार्ट होता है रिएजेंट का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो खुद अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये रिएक्टेंट के, ये किसके ऊपर अटैक कर रहा है? रिएजेंट किसके ऊपर अटैक कर रहा है? रिएक्टेंट के ना। तो ये रिएक्टेंट के उस पार्ट में जाना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, या फिर उस पार्ट में जाना चाहेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कॉमन सेंस है ये किसके पास जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इट अटैक्स इन रिएक्शन एट इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस। तो बिल्कुल लॉजिक है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन ही तो कम है इसके पास, ठीक है। अब अगर इनके एग्जांपल की बात करें तो सिंपल से जो कैटायंस होते हैं हमारे पास H प्लस, R प्लस, NO2 प्लस, Br प्लस, ये सारे क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा भी हमारे पास जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जिनको लुईस एसिड बोलते हैं जनरली, वो भी सब क्या हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल। AlCl3, BCl3, ZnCl2, FeCl3, ठीक है। क्लियर बेटा? तो ये हमारे पास होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स, जैसे ये न्यूट्रल कंपाउंड है और आयंस भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं न्यूक्लियस लविंग की। किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूक्लियस लविंग की। तो अगर मैं न्यूक्लियस लविंग की बात करूं तो कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव। मतलब खुद के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कब करेंगे? जब इसके पास नेगेटिव होगा। तो पार्ट ऑफ रिएजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन रिच, पार्ट ऑफ रिएजेंट विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये कौन सा पार्ट है? रिएजेंट का वो पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है। बात समझ में आती है? ठीक है सर। इट अटैक्स इन रिएक्शन एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस। तो ये कहां पर अटैक करेगा बेटा?
डेफिशिएंट प्लेस पर, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ये रिएक्शन में उस पार्ट पर अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, ऑब्वियसली। अरे अपोजिट वाले के पास जाएगा बेटा, अपोजिट वाले के पास जाएगा, ठीक है ना। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन, तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन देना, इसका काम है इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन देने का काम किस करेगा, जिनके पास एनायन हो। मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। तो या तो एनायन हो, नेगेटिव चार्ज है तो भी उसके पास इलेक्ट्रॉन है, या फिर लोन पेयर है तो भी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है। यार मानोगे ये बात? तो लोन पेयर स्पीसीज भी हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ऑल एनायन Cl माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस एक्सेट्रा न्यूट्रल कंपाउंड विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NH3 ये रहा हमारे पास, NH2 के पास भी एक लोन पेयर होता है, R2NH के पास एक लोन पेयर, R3N के पास एक लोन पेयर, H2O में तो ऑक्सीजन भाई साहब दो लोन पेयर लेके बैठा है, ROH में भी दो लोन पेयर है। ठीक है, ये RVR नहीं है, कोई नया कंपाउंड नहीं है, ये ROR है बेटा। क्या है? ROR। ठीक है, हो सकता है आपको ये नहीं दिख रहा हो, बट हमें ROR ही दिख रहा है। क्या आप ROR देख पा रहे हो? क्या आप इसको ROR देख पा रहे हो? बिल्कुल सही। अगर देख पा रहे हो तो आपकी आंखें ठीक है, और अगर नहीं देख पा रहे तो बेटा टेस्ट कराए। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये क्या है हमारे पास? ROR। तो ऑक्सीजन तो इधर भी है, तो मतलब इसके पास भी क्या है? लोन पेयर। क्लियर है भाई? तो ये और ये पायरिडीन है, आपको पता है, ये मैंने बात कही थी जब हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी पढ़ा था ना, तब इसके साथ मैंने एक कंपाउंड और बनाया था जिसमें बेसिसिटी की बात कही थी। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो इधर भी है ना, तो ये भी किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का करता है। और भी करते हैं, बट जनरली हमें इतना आइडिया होना चाहिए। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? जिसके ऊपर अटैक हो रहा है उसके बारे में सारी बातें कर ली है, जो अटैक कर रहा है उसके बारे में भी हमने बातें कर ली है। तो अब क्या करें? अब हम करेंगे कि सर इनमें जो रिएक्शन हो रही थी, तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग आपने बताया कि सर 2-3 टाइप की होती है, कि भाई हमारे पास होमोलाइसिस हो सकता है, हेटेरोलाइसिस हो सकता है। ठीक है, तो उनसे क्या रिएक्शन के टाइप सभी के सेम होंगे या अलग होंगे? तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आता है कि सर बॉन्ड ब्रेकिंग डिफरेंट टाइप की हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग डिफरेंट टाइप की हो रही है, तो हमारे पास रिएक्शन का टाइप भी डिफरेंट ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है वो कौन कौन से टाइप की हो सकती है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सब है। सबसे पहले है एडिशन रिएक्शन। क्या है बेटा? एडिशन रिएक्शन। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एडिशन रिएक्शन है, देखो या तो एडिशन पॉसिबल है, या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, या फिर हमारे पास एलिमिनेशन पॉसिबल है। क्या है? एलिमिनेशन पॉसिबल। अब देखो ध्यान से समझना, ये चीज अभी पढ़ेंगे हम। अब आपके दिमाग में आएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मतलब इसमें हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो रही है, या फिर एलिमिनेशन हो रही है, या सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो इसका सिंपल सा फंडा देखो अब आप, ठीक है, कि आप कैसे पता लगाओगे कि एडिशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, या फिर क्या हो रहा है हमारे पास? एलिमिनेशन। क्लियर है बेटा? तो अब देखो हमारे पास एडिशन का मतलब क्या है? जुड़ना। एडिशन का मतलब क्या है? जुड़ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, एडिशन रिएक्शन, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है, एडिशन रिएक्शन के लिए जो कंडीशन है, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास? देखो भाई, एडिशन कब हो सकता है? एडिशन का मतलब है कि कुछ जुड़ना। कुछ निकलेगा भी क्या? नहीं, निकलना नहीं चाहिए, ओनली ऐड होना चाहिए, उसको हम एडिशन बोलेंगे। अगर कुछ ऐड भी हो रहा है और फिर बाद में कुछ निकल रहा है तो उसको एडिशन एलिमिनेशन बोल देंगे हम। बात समझ में आ रही है भाई? अगर मान लो कुछ एक्स ऐड हुआ और वाई निकल रहा है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स ऐड हो रहा है और वाई निकल रहा है, तो उसको मैं एडिशन एलिमिनेशन बोल दूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब हम बात क्या करें? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? कुछ ऐड होगा, कुछ ऐड होगा, तो इसके लिए कंपाउंड में एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब आज के बाद आपको यह समस्या नहीं आएगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इधर एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास? एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे कि क्या इसमें एडिशन रिएक्शन हो सकती है, तो आपका जवाब आएगा बिल्कुल सर हो सकती है। क्यों? क्योंकि 1 पाई बॉन्ड है हमारे पास। अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं कि क्या इसमें
एडिशन रिएक्शन हो सकती है? आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है, 2 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इधर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, क्या इधर एडिशन रिएक्शन हो सकती है, तो आप बोलोगे कि हां सर इधर भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है क्योंकि पाई बॉन्ड इधर भी है। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये हमारे पास आ गया एडिशन रिएक्शन का। तो एडिशन रिएक्शन के लिए एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो। ठीक है, अब पाई बॉन्ड होगा और वहां पर एडिशन ही होगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा मैंने नहीं बोला है, बट अब आपको यह पता लग जाएगा कि हाँ भाई एडिशन होगी या नहीं होगी। अगर पाई बॉन्ड तो नहीं है तो एडिशन नहीं होगी, पाई बॉन्ड नहीं है तो जुड़ेगा नहीं बेटा। बात समझ में नहीं आ रही? क्लियर है बेटा? तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब हम बात करें, ये हो गया एडिशन। दूसरी अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि किसी की जगह किसी ने रिप्लेस कर दी है, किसी की जगह किसी ने रिप्लेस कर दी है। बात समझ में नहीं आ रही बेटा? किसी की जगह क्या कर दी है? किसी ने रिप्लेस कर दी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्लियर है बेटा? बात समझ में नहीं आ रही? जैसे मान लो कि अपन क्रिकेट की बात करें या कोई भी गेम की बात करें, जैसे पहले कैप्टन है उसके बाद दूसरा कैप्टन आ गया, जैसे कोहली है तो कोहली को कैप्टेंसी में किसने रिप्लेस किया? अभी रोहित ने कर दिया। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन है। क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो अब इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए यह जरूरी है कि सर देखो टीम में एक ही कैप्टन होता है, टीम में एक ही कैप्टन होता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, तो अब दूसरा कैप्टन तब ही आ सकता है जब पहले वाला निकले। दूसरा कैप्टन तभी आएगा जब पहले वाला बाहर निकल जाए। बात समझ में नहीं आ रही? इसका मतलब यह है कि सर अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो अगर कोई कंपाउंड किसी की जगह सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो वो उधर होना तो चाहिए ना। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड जनरली कंपाउंड शुड बी, जनरली कंपाउंड शुड बी सैचुरेटेड। कैसा होना चाहिए बेटा? सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड का क्या मीनिंग होता है? लेक्चर नंबर 1 में जाइए, उधर देखिए। सैचुरेटेड का मतलब यह है कि किसी भी कंपाउंड में अगर सभी वैलेंसी सिग्मा बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, नो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए हमारे पास? सैचुरेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एल्केन है, क्या है बेटा हमारे पास? एल्केन। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो सकती है? सब्स्टिट्यूशन। एडिशन हो सकती है कि नहीं होगी? क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं है। बात समझ में आ रही बेटा? तो एल्केन में क्या होता है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एल्काइल हैलाइड की अगर बात कर ले, किसकी बात कर दे? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड में भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। क्लियर है? एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल वाला पार्ट है, एल्काइल हैलाइड में जो हमारे पास एल्काइल वाला पार्ट है वो कैसा होना चाहिए बेटा हमारे पास? एल्काइल हैलाइड में जो एल्काइल वाला पार्ट है वो हमारे पास होना चाहिए सैचुरेटेड। कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, अब ऐसे ही हम बात कर देते हैं एक और एलिमिनेशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है समझ लो। जैसे मान लो कि सिंपल सी बात करूं मैं, इधर हमारे पास मान लो कि RX था। क्या था? RX। और इधर मान लो कि क्या आ गया हमारे पास? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल आ गया। क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो गया कि X को हटा दिया है और NU आ गया है। तो देखो RNU प्लस X माइनस। तो ये कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि X था, X रिप्लेस हो गया किससे? NU से। X किससे रिप्लेस हो गया? NU से। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे समझ में आए कि इधर ये भाई साहब इस कलर के थे और ये व्हाइट वाले एंट्री मार गए इधर। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा अगर हम बात करें एक लास्ट एलिमिनेशन, दूसरा क्या करें? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या होगा हमारे पास? एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे हम? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे कि कुछ पार्ट एलिमिनेट हो रहा है, कुछ पार्ट एलिमिनेट हो रहा है। तो एलिमिनेट कब होगा हमारे पास? एलिमिनेट होगा हमारे पास, देखो इधर ये होगा R, ऐसा कर रहा हूं मैं, RCH, इधर मान लेता हूं मैं X है, इधर CH2 और इधर मान लो H है। ठीक है, और इधर कुछ भी हुआ पता नहीं कौन आया, जैसे मान लेता हूं मैं एल्कोहलिक KOH।
ठीक है, और हीट कर दिया तो इधर से H जाएगा, इधर से X जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बात आ गई। ठीक है, अब देखो, तो अगर आप इधर देखोगे तो इस वाले केस में क्या हुआ है कि प्लस HX, तो इधर से दो चीजें निकल चुकी है, ये H और X निकल गया है, एलिमिनेट हो गया है। तो आप क्या इधर एक बात बता पा रहे हो, क्या बता पा रहे कि सर हाँ एक चीज हमारे समझ में आ रही है कि आप देखो इधर जब आपने एडिशन रिएक्शन की बात करी तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि सर एडिशन रिएक्शन का मतलब ये है कि आप जैसे C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने HX के साथ कराई और इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास बन गया सर, देखो ये C और एक पाई बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, इधर एक सिग्मा आ गया, इधर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, इधर एक सिग्मा आ गया, एक H एक X। ठीक है, तो अगर आप इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU कैलकुलेट करोगे तो एडिशन रिएक्शन, अब देखना इससे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी और वो आप देख के भी बता सकते हो। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन रिएक्शन के लिए जो DU होगा, DU ऑफ P, प्रोडक्ट का जो DU है वो कम होगा DU ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रोडक्ट का क्या होगा बेटा हमारे पास, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई है बेटा आपके पास, इसको देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि रिएक्शन एडिशन है, एलिमिनेशन है या फिर सब्स्टिट्यूशन है। अगर DU प्रोडक्ट का क्या है, कम है रिएक्टेंट से, क्यों, क्योंकि भाई पाई बॉन्ड कम हो रहा है ना, इधर पाई बॉन्ड एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड तो खत्म होगा, इधर पाई बॉन्ड था इधर पाई बॉन्ड नहीं है, तो DU अपने आप से बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना हमारे पास, प्रोडक्ट का DU क्या हो गया, कम, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब DU कितना होता है, एक, रिंग का मतलब भी DU कितना होता है, एक। बात समझ में आ रही है? तो DU ऑफ प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, DU ऑफ रिएक्टेंट से कम होगा। ये बात हो गई हमारे पास एडिशन रिएक्शन की। और अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन की तो इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी कि DU ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू DU ऑफ रिएक्टेंट। इस वाले केस में दोनों का DU सेम रहेगा, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बात समझ में आ रही है बेटा? और अगर हम बात करें एलिमिनेशन की तो एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इधर क्या हो रहा है हमारे पास, दो सिग्मा ब्रेक हो रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहे हैं बेटा, ब्रेक हो रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, H और X रिएक्शन से जा रहा है और एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका बढ़ गया, मतलब सर हम बोलेंगे कि DU ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगा DU ऑफ रिएक्टेंट से, DU ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, DU ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा होगा। तो इसको देख के आप बता सकते हो कि रिएक्शन हमारे पास सब ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने रिएक्टेंट था हमारे पास, तो रिएक्टेंट के जो इंटरमीडिएट बने थे वो क्या हो सकते थे कि सर या तो जो हमारे पास रिएजेंट था उसके दो पार्ट थे हमारे पास, या तो क्या था बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन रिएक्शन में भी क्या होगा, एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकता है या फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और तीसरा क्या हमारे पास, रेडिकल, तीन ही चीजें होंगी। बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में भी हमारे पास इसी टाइप की कुछ चीजें होती है, बट इधर रिएक्शन का नेम है, एक रिएक्शन होगी हमारे पास E1, एक होगी E2, एक होती है E1CB, एक होती है हॉफमैन। ठीक है, ये एलिमिनेशन के टाइप है, तो तीन टाइप की पढ़ेंगे हम। तो अब हम देख लेते हैं कि 11th में कौन कौन सा पार्ट कवर करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिल्कुल कवर करेंगे, ये 11th का है। ठीक है, रेडिकल एडिशन बिल्कुल ये भी 11th का है, तो जो मैं येलो से कर रहा हूं वो 11th का है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ हम कौन सा पढ़ेंगे, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये भी पढ़ेंगे क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हमारे पास किसका है बेटा, ये भी किसका है बेटा, 11th का है। और अगर मैं बात करूं इधर E1, ये तो पूरा ही किसका है, 11th, ये किसका है बेटा हमारे पास, 11th क्लास। ये येलो रेडिकल, ये येलो, और ये सभी GOC में कंप्लीट हो जाएंगी। बात समझ रहे हो आप? अब देख लो आप, ये सभी GOC में कंप्लीट हो जाएंगी। क्लियर है? चलो भाई, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एडिशन रिएक्शन, और E+ मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, मैं टाइम लेके समझा रहा हूं जिससे कि सारी चीजें आपको समझ में आए। जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा
उधर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप अभी अच्छे से चीजें देख रहे हो, ठीक है। और अगर आप अभी अच्छे से चीजें नहीं समझ रहे हो तो बेटा मैं उधर चाहे स्लो पढ़ाऊं चाहे फास्ट पढ़ाऊं, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो याद तो मैंने नहीं किया तो आपको भी नहीं करने दूंगा बेटा मैं। बात समझ में आ रही है? तो समझो चीजों को, ठीक है। इसीलिए टाइम दे दे के समझा रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं कि ये आगे उधर यूज होंगी, आगे उधर यूज होंगी, तो ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, ठीक है भाई। तो अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, एडिशन मतलब एडिशन। किसका एडिशन होगा? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास जो रिएजेंट आएगा उसका इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करेगा। यह बात दिमाग लगाना। देखो अगर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, रिएजेंट का कौन सा पार्ट अटैक करेगा? पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मतलब रिएजेंट का न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूं आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है मतलब रिएजेंट का फ्री रेडिकल वाला पार्ट अटैक करेगा। तो रिएक्शन का नेम किस टाइप से होगा वो आपको ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो उसमें भी सेम इसी टाइप से चीजें होती है। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आती है। तो अब देखो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा। अब क्या हो रहा है? एडिशन मतलब एडिशन तभी पॉसिबल है जब एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड हो। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बोलेंगे सर कि वन वीक पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड वन वीक पाई बॉन्ड क्या होगा हमारे पास? ब्रेक होगा। वन वीक पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा? ब्रेक होगा। और दो सिग्मा स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड फॉर्म होंगे, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो बनाने पड़ेंगे तभी कंपाउंड हमारे पास स्टेबल रहेगा, वैलेंसी कंप्लीट रहेगी। किस टाइप से रहेगी वो देखेंगे। दिस रिएक्शन इज जनरली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वीक पाई बॉन्ड ऑफ एल्किन्स एंड एल्काइंस। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं मैं, कि जो एल्कीन एंड एल्काइंस है जनरली या 98% एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसका काम करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। क्यों करते हैं? नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूं मैं कि जब कभी भी आपको C डबल बॉन्ड C, या ऐसे कर दूं मैं C और इधर है, अच्छा नहीं बना क्या? कोई नहीं, क्या कर सकते अब, अच्छा नहीं लग रहा आपको तो अच्छा लगवा देंगे भाई, काहे घबरा रहे हो। बट ये तो गलत हो गया भाई, ये हो गया एक तो। और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड तो बनाने में मेरी और हालत खराब हो जाएगी, तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते हैं, डबल बॉन्ड से समझो। तो अब हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है तो इधर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब कभी भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड है पाई बॉन्ड तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, सेम एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नोट लिख लेते हैं, इधर नोट लिख देता हूं मैं आपके लिए बेटा शानदार तरीके से। क्या आएगा हमारे पास? नोट है हमारे पास कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया? एल्कीन। एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये क्या हो गया? एल्काइन। क्या होगा बेटा? एल्काइन। एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसकी तरह काम करते हैं? मतलब क्या हुआ? इट मींस दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इस टाइप से मानते हैं हम, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब ये बताइए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि इधर एल्कीन है, ठीक है,
या फिर हमारे पास एल्काइन है। ध्यान से समझना और कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। ये एल्कीन है और ये हमारे पास क्या है, एल्काइन है। क्या है बेटा, एल्काइन। तो एल्कीन हो या एल्काइन हो, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? इसके ऊपर अटैक करने वाले दो लोग हैं, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब कौन अटैक करेगा बताइए भाई? एल्कीन और एल्काइन के ऊपर फर्स्ट अटैक किसका होगा? क्या इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या ये इसके ऊपर अटैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, ये रिएक्शन हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन रिच और ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हो जाएगी। बट क्या ये रिएक्शन हो पाएगी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच ये इलेक्ट्रॉन रिच? कदापि नहीं, कदापि नहीं होगी बेटा, ये रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी एल्कीन या एल्काइन के ऊपर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपको बोले कि ये देखो सर, ये हमारे पास एल्कीन है एक फर्स्ट क्लास और इसकी रिएक्शन करानी है सर हमें H2O के साथ, ओनली H2O बोला है, मीडियम वगैरह कुछ नहीं बोला है, ध्यान से सुन लेना। तो ये रिएक्शन करवानी है तो आप उसको सटीक सा जवाब देना कि देखो भैया जी बात ऐसी है, आप हमें ना कुकर्म करने को बोल रहे हो। कुकर्म मतलब पाप, पाप करने को बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि ये है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच और ये भी क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा? ये है न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या इसके ऊपर अटैक कर पाएगा? नहीं। इसका मतलब इधर रिएक्शन नहीं होगी, इधर रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? ठीक है भाई। तो अब देखते हैं हम हमारे पास कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो बढ़िया वाले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे इस टाइप से। तो ये आ गया हमारे पास एल्कीन और इसकी रिएक्शन कराई मैंने मान लो HI के साथ। किसके साथ कराई? HI को जाने दो। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। ये कोई रिएजेंट है। अब रिएजेंट है हमारे पास तो क्या होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक। वन वीक पाई बॉन्ड, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक। अब मैं ये जो वीक वर्ड यूज कर रहा हूं ना, इससे भी काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर इतनी बार वीक बोल लिया, प्रॉब्लम क्या है? तो बेटा मैं वीक वर्ड रिलेटिव यूज कर रहा हूं यार। सिग्मा और पाई में से कौन वीक होता है? पाई बॉन्ड वीक होता है ना, इसलिए पाई को मैं वीक बोल रहा हूं। तो वन वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इधर से जैसे ही ब्रेक होगा तो अब बताओ क्या हुआ सर? ब्रेक होते ही हमारे पास ये कार्बन है, इधर एक बॉन्ड बचेगा। अब इस कार्बन की एक एक वैलेंसी है ना, वो फ्री हो गई। तो एक एक वैलेंसी फ्री हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, एक ये फ्री एक ये फ्री। ठीक है, तो एक को इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देंगे, एक को न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे। ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा। अब जो मैं डीयू की बात कर रहा था, अब देख लो डीयू किसका ज्यादा है। इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब डीयू किसका ज्यादा है? इस भाई साहब का डीयू ज्यादा है। किससे? इस भाई साहब से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है बेटा? और इधर हमारे पास क्या हुआ है, दो पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, टू सिग्मा बॉन्ड, टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बोले क्या, टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड। अब आप मेरे को एक बात और बता सकते हो क्या? क्या बता सकते हो? जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जब पाई मतलब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई क्या कोई भी बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये प्रोसेस कौन सा होता है? पॉजिटिव। मतलब मेरे को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बात मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि जब कभी भी बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब चीजें पॉजिटिव में दे रहे हो आप। सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, मैं दे रहा हूं ना, तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा, जब कभी भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो पॉजिटिव, और जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म होगा, इधर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इधर ये वाली चीज होंगी नेगेटिव। क्या होंगे बेटा? नेगेटिव। तो इधर ये जो नेगेटिव होगा। अब आगे हमारे पास कि सर इधर एनर्जी रिलीज हो रही है, इधर एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिएक्शन का थर्मोडायनेमिकली ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा सर ये क्या होता है। ठीक है, इस चीज से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हम 9th-10th में भी पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक होता है जिससे टोटल एनर्जी प्रोसेस से रिलीज हो रही है। ठीक है,
और एंडोथर्मिक होता है जिसमें टोटल प्रोसेस जो हो रहा है उसमें एनर्जी गेन हो रही है। तो अगर हम इन दोनों में बात करें तो इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, बट इधर दो स्ट्रॉन्ग, एक तो दो बन रहे हैं, दूसरी स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो ये रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। कौन सी होगी बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जनरली अगर मैं एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ, मतलब एल्कीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम करवाते हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसका टाइप जनरली एक्सोथर्मिक होता है। कौन सा होता है बेटा? एक्सोथर्मिक होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि सर ये रिएक्शन तो हो गई, बट मैकेनिज्म का क्या? मैकेनिज्म का क्या? तो अब देखते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन किस टाइप से हुई है। तो देखो भाई, हम लेते हैं इधर एक एल्कीन, मैकेनिज्म देखते हैं, ये C डबल बॉन्ड C, क्लियर है? या फिर इसको थोड़ा ऐसे, ठीक है, मतलब कर सकते हैं। और इधर से क्या है हमारे पास? ENU, दोनों है हमारे पास। रिएजेंट है जिसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख दूं क्या आपके लिए कि ये हमने ब्रेक किया, तो हमारे पास पता है कि हमें ये इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में भी है और प्लस में न्यूक्लियोफाइल भी है इधर। ठीक है भाई, ऐसे लिख दिया है मैंने। ठीक है, अब हमारे पास इधर हमने देखा कि कार्बन कार्बन डबल, देखो चीजें अच्छे से सुनते हुए चलना। तो देखो जब कभी भी रिएक्शन होती है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन होती है तो उसके एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, 3 4 5 6 10 12 15 20 25 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट उस पाथ से बनेगा जो फिजिबल हो और फास्ट हो। मतलब जनरली जो फिजिबल प्रोसेस होता है वो ही सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है और फाइनली वो ही सबसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाता है। जनरली यही होता है और हम उसी प्रोसेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग में सारी चीजें नॉर्मली डिस्कस करता हुआ चलूंगा आपसे कि किस रिएक्शन में क्या हो रहा है, और आपको सोचना है कि ये क्यों हो रहा है। मैं भी बताऊंगा आपको, धीरे धीरे चीजें बताता हुआ चलूंगा। तो जनरली तो मैं खुद क्वेश्चन करूंगा क्योंकि आप तो कर नहीं सकते अभी। ठीक है, और होते तब भी नहीं करते, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक तो किया नहीं किसी ने। ठीक है, तो करने चाहिए। ठीक है, तो मैं रिप्लाई करूंगा मैक्सिमम का, बट अगर फिर भी कुछ माइंड में आए तो आपको खुद से सोचना है कि अगर ये होता तो क्या होता, तो वो करके देखिए। अगर वो हो रहा है तो वो आपको फिजिबल लग रहा है या नहीं लग रहा, तो आपको अपने आप से आंसर मिल जाएगा अगर आपने अभी अच्छे से चीजें पढ़ी है। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ी, आंसर मान लो पढ़ी है फिर भी नहीं मिल रहा है, नहीं पढ़ी नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट करें, आपको आंसर मिलेगा बेटा। ठीक है, तो अब देखिए भाई हमारे पास ये रिएक्शन है। अब मैंने बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इधर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रोफाइल, याद करो जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये रिएक्शन में उस पार्ट पर जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन रिच हो, जहां इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ये भाई साहब गए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। ध्यान से समझना, काफी जगह आप ऐसे एरो लगाओगे, सर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है ना, देखो ये अटैक कर दिया। अगर कोई ये एरो लगा रहा है तो ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। क्यों? ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको। ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा। अरे भाई ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये इसको इसके पास तो है ही नहीं, ये तो खुद गरीब है, ये तो इलेक्ट्रॉन के मामले में खुद गरीब है, ये थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। एक्चुअल में ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास इधर बना, इसको मैं इधर आर लिख देता हूं बेटा। क्या लिख देता हूं? इधर आर लिख रहा हूं मैं जान के, क्योंकि मेरे को कंपेयर करना है चीजों से। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया एच, इधर क्या लिख दिया? एच, क्योंकि मुझे अभी अपन कुछ कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए जरा। आर मतलब क्या है आप पता है? आर का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है भाई, अब ये हुआ। तो अब हमारे पास, अब देखो सर ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमारे क्वेश्चन दिमाग में दो क्वेश्चन पुट होते हैं, होमोलाइटिक या हिट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक या हिट्रोलाइटिक। तो सर बात बिल्कुल क्लियर है, ये इधर पोलर है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, पोलर है, तो इसका मतलब ना इधर हाई टेम्परेचर वगैरह दे रखा। तो अगर मीडियम पोलर है, मीडियम
पोलर है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा हमारे पास, इसकी अगर मैं बात करूं तो ऐसा होगा HI टाइप का। क्या होगा? HI टाइप का। अब अगर HI है तो आपको पता है कि H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, I के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, HCl आ गया, HCl में भी सेम इसी टाइप से होगा हमारे पास। तो मैं जनरली लिख सकता हूं इधर कि हमारे पास HX टाइप का मिलेगा, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या है? क्या है भाई? ये पोलर है ना। पोलर में कौन सा होता था? हिट्रोलाइटिक। तो अब हिट्रोलाइटिक हो गया, तो अब आ गई सर बात झगड़े वाली। कौन सी आ गई? झगड़े वाली। कौन सी झगड़े वाली बात थी? कि सर जब इधर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, तो अब इलेक्ट्रॉन ले जाने वाली बात आ गई। इलेक्ट्रॉन ले जाने वाली बात आ गई कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब आप होमोलाइटिकली इसको ब्रेक, हिट्रोलाइटिकली ब्रेक कर रहे हो, तो या तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, केस नंबर 1। ठीक है, पिंक से करे भाई क्योंकि अलग दिखना चाहिए इधर कलर। तो या तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा पॉइंट 1, या फिर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। बात समझ आ रही है बेटा? तो मैं दोनों ही ब्रेक कर रहा हूं, दोनों ब्रेक कर रहा हूं। तो अगर हम दोनों ब्रेक करते हैं तो देखो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो नेगेटिव आएगा इस पर। अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूं तो नेगेटिव इस पर आ रहा है, मतलब ये आया RCR। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है उस पर क्या आएगा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, C, ये आ गया H और ये आ गया हमारे पास H। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इस पे आएगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल ओबेसी बात है नेगेटिव वाले के पास जाएगा। तो इधर हमारे भाई साहब आ गए इलेक्ट्रोफाइल, और इस भाई साहब को कुछ नहीं मिला तो इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। केस 2, केस 2 क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट, कि ऐसे ब्रेक करूंगा तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, तो जिसके पास माइनस होगा ये तो उधर ही जाएगा। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या हो गया? दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है सर ये कि RCR और इधर CH और इधर आ गया हमारे पास क्या बेटा? ये आ गया हमारे पास E। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, सॉरी प्लस। ये क्या आ गया? प्लस। क्लियर है भाई? ये दोनों केस में से एक हो गया। अब हम बात करेंगे, देखो दो पाथ आ गए, अब हम आगे जब न्यूक्लियोफाइल है इसमें भी ऐड करेंगे, इसमें भी ऐड करेंगे। तो ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, अब इस स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो इससे बात करेंगे, तो ये स्टेप है हमारे पास स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप है? स्लो स्टेप। दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आया कि सर ये स्लो स्टेप क्यों है, और इस स्टेप को हम बोलेंगे RDS। सर ये RDS क्या है? ये भी क्वेश्चन आया। RDS होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये होता है हमारे पास RDS। ये दो क्वेश्चन आया कि ये ही स्लो क्यों है। ठीक है, और जो रिएक्शन का सबसे स्लो स्टेप होता है वही स्टेप होता है हमारे पास RDS। क्या होता है बेटा? RDS। तो ये जो स्टेप 1 है, ये जो स्टेप 1 है, ये हमारे पास कौन सा है? स्लो स्टेप है, और इसीलिए रिएक्शन का RDS स्टेप है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे, पहले अभी इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास? अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों ही अनस्टेबल है। दोनों ही क्या है? अनस्टेबल है। अब मैंने बताया ना, अब ये दो अनस्टेबल है, तो अब हमें बात करनी है कि दोनों बुरे लोगों में से कम बुरा कौन है? दोनों बुरे लोगों में से कम बुरा कौन है? तो अब आ जाओ बेटा GOC पर, इधर ही तो यूज में आएगा। ये कार्बोकैटायन है, ये भी कार्बोकैटायन है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? दोनों कार्बोकैटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो अगर आप देखोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कितना डिग्री है बेटा? ये हमारे पास है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्लियर है? और ये हमारे पास है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये मैं बात की है ऐसे ही सिंपल तरीके से। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था कि ये 3 डिग्री है, 1 डिग्री है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन से भी तो देख सकते हैं। इधर हमारे पास एल्काइल ग्रुप आएगा तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वगैरह जो भी है, मतलब कुल मिला के आपको GOC के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी देखनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे पास मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये हमारे पास है मोर स्टेबल। ठीक है भाई, और ये क्या होगा हमारे पास? लेस स्टेबल। क्लियर है? अब ये बताइए मेरे को
कि भाई ये रिएक्शन थी, इसके दो पाथ पॉसिबल थे, ये पिंक वाले दो पाथ पॉसिबल थे, ठीक है। तो अब मैं दोनों को हटा रहा हूं ऐसे, ठीक है। एक ये पॉसिबल था और दूसरा हमारे पास ये वाला भी पॉसिबल था। रुको रुको रुको, क्या हो रहा है भाई? हाँ भाई, दूसरा हमारे पास ये वाला पॉसिबल था, ठीक है। तो इन दो पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इन दो पाथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो कौन सा फिजिबल होगा जिससे प्रोडक्ट, मतलब जो इन दोनों का जो इधर इंटरमीडिएट बन रहा है वो मोर स्टेबल होगा, वो पाथ फिजिबल होगा। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो ज्यादा क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की बनेगी, मतलब इससे मेजर बनेगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, अब आएगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक हो जाएगा? इधर। जैसे ही आप न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बेटा कि अगर जब कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जब कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तो हम पहले रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? रीअरेंजमेंट के बारे में। थिंक think about rearrangement, think about रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है। जब कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जब कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, जब कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, हमेशा हमेशा रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे। बात समझ में आ गई बेटा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात। जब कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो हम किसके बारे में सोचेंगे? रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। क्या होता है वो बात की बात करेंगे। फर्स्ट रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे और उसके बाद देन ऐड न्यूक्लियोफाइल। तो ये आ गया हमारे पास स्टेप 2। ये क्या है? स्टेप 2, जो कि कैसा होगा हमारे पास? फास्ट। कैसा होगा? फास्ट। तो इस वाले स्टेप में क्या कर देंगे हम? एज इट इज सिंपल ये ऐड कर दिया बेटा। ये हो गया हमारे पास आर सी आर, ठीक है। इधर हो गया सी एच एच, ठीक है। और इधर आ गया हमारे पास, ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल और ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। क्या आ गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और ये आ गया न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया। ये प्रोडक्ट होगा जो होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है भाई। मेजर मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। और इधर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको येलो कलर से बना देता हूं। इसमें भी सेम सिंपल ऐसे करेंगे। तो ये आया आर सी आर, इधर सी एच एच, और क्या है बेटा हमारे पास? इधर इलेक्ट्रोफाइल है और इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल। ये जो प्रोडक्ट है ये कैसा है? माइनर। तो ये कहां लिखूं बेटा इसको? ये इधर लिख देता हूं, माइनर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट, ठीक है भाई। ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमारे जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब दो चीजें डाउट रह गई सर। डाउट एक, ये स्लो स्टेप क्यों है? डाउट 2, ये फास्ट स्टेप क्यों है? तो सिंपल सी बात समझो, ये स्लो स्टेप क्यों है? क्योंकि जब कभी भी आपने बॉन्ड ब्रेक किया है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा बॉन्ड ब्रेक होने में। भाई ये चीज स्टेबल थी, स्टेबल से अनस्टेबल बन रही है। सर ये अनस्टेबल का है तो मोर स्टेबल है। बेटा मोर स्टेबल इन दोनों के कंपेयर में बात करें, इधर पॉजिटिव चार्ज तो आ गया, कैटायन तो है, और ये न्यूट्रल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिव इसके। तो जब कभी भी ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बन रहा है बॉन्ड ब्रेक होके, तो वो वाला स्टेप स्लो होगा। कैसा होगा? स्लो स्टेप होगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कभी भी जिस स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, ठीक है, जिस किसी स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है वो स्टेप स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप से ही हम रेट डिसाइड कर सकते हैं। स्लो स्टेप से ही रेट डिसाइड करते हैं रिएक्शन की। इस बात के बारे में आप 12th क्लास में एक बहुत सुंदर सा चैप्टर आएगा, केमिकल काइनेटिक्स। वहां पर सब जगह रेट ही रेट की बात होगी, भर भर के बात होगी, उधर बात करेंगे बेटा।
ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है वही आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इतना से याद रखोगे। क्वेश्चन आता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, कार्बोकैटायन हो या कार्ब एनायन हो, ठीक है, या फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, वो हमारे पास इंटरमीडिएट मतलब सॉरी आरडीएस स्टेप होता है। ये फास्ट क्यों है, क्योंकि अनस्टेबल से स्टेबल बन रहा है। इधर ये तो अनस्टेबल थे ना, तो हाईली रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, तुरंत तुरंत ढूंढ रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहां मिले। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल मिला तुरंत अटैक कर लिया बेटा, तुरंत क्या कर लिया, ऐड कर लिया है और प्रोडक्ट बन गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब हमारे पास आता है कि देखो ये जो कैटायन है ये आ गया। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये भी दो टाइप के होते हैं। मैकेनिज्म हमारे पास ये हो गई है, ठीक है, मैकेनिज्म हो गई है। तो अभी मैं इसके बारे में दो बातें बता देता हूं एक बार आपको, ठीक है। कौन कौन सी है, वेन एवर कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड द स्टेप इज आरडीएस। स्टेप कौन सा होगा हमारे पास, आरडीएस होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूंगा, रिएक्शन की अगर मैं रेट के बारे में बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। मतलब रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी जितना ज्यादा इंटरमीडिएट बन रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या फिर हम बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो इधर आ जाएगा हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट है ना बेटा ये, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं आपको। ये आ गया हमारे पास इंटरमीडिएट। क्लियर है बेटा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ये मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। कैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ये मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको जब रिएक्शन में पूछा जाए कि ये रिएक्शन है, इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो आप ये वाला प्रोडक्ट ही बताएंगे। अगर वो एक ही पूछ रहा है, मेजर पूछेगा तो ये बताएंगे। अगर वो पूछता है कि मेजर और माइनर दोनों बताओ, तो ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, ठीक है। बट इस स्टेप से पहले क्या करोगे आप, इस स्टेप से पहले रीअरेंजमेंट के बारे में सोचोगे। किसके बारे में सोचोगे, रीअरेंजमेंट के बारे में। तो इधर हम एक साफ सुथरा सा पॉइंट लिखेंगे कि जब कभी भी, ठीक है, या फिर अभी हम बाद में या लिखे क्या, ठीक है, इधर लिखते हैं, जब व्हेन एसाइक्लिक, या फिर इसको बोलते हैं क्लासिकल, क्लासिकल क्लास है भाई इसकी, है ना। व्हेन एसाइक्लिक क्लास और क्लासिकल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड in a reaction, think about first, think about rearrangement before attacking of, before attacking of, आपके मुंह से आवाज निकल रही होगी इस टाइम, निकलनी चाहिए। किसके अटैक से पहले बेटा, न्यूक्लियोफाइल, बिफोर अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस जहां से चीजें डिसाइड होती है कि किस बच्चे का सिलेक्शन होगा किससे नहीं होगा, जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, जो क्वेश्चंस रैंक डिसाइड करते हैं, वहां से ये चीजें पूछी जाती है। जब कभी भी एसाइक्लिक, जिसको क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं, तो जब कभी भी हमारे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एसाइक्लिक और क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। बोले सर अभी तक तो चीजें ठीक थी, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन और आ गया है। बोले क्या, बोले सर कंफ्यूजन यह है कि अभी तक आप बोल रहे थे कि कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, अभी आपने एक नई चीज और जोड़ दी है, एसाइक्लिक कार्बोकैटायन या फिर क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब क्या होता है ये भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ये बात करेंगे। तो एक तो पूछता है आरडीएस कौन सा होगा, यह आप बता दोगे। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बारे में बात करेंगे तो हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देख के हम बता देंगे, ठीक है बेटा। एक ही आ गया हमारे पास, ठीक है। और दूसरा अगर आप बात करोगे, ठीक है,
अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें हमारे पास क्या होगा, अब इसमें हमारे पास जो आपने अटैक कराया है, ध्यान से समझना, इससे पूरी रिएक्शन हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब इधर अगर मैं अटैक करवा रहा हूं, ये हमारे पास R है, ये C, ये R, C, इधर H, ये H, ये भी हमारे पास मैकेनिज्म ही है, ये भी क्या है, मैकेनिज्म ही है। कब है, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लोन पेयर, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लोन पेयर, ध्यान से समझना। ये हटाओ भाई, इधर आ, ये तो खराब हो गया यार बेचारा। अब चले जाओ। ये मैकेनिज्म कब काम आएगी, जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या रहेगा बेटा, लोन पेयर रहेगा। क्या रहेगा, लोन पेयर, ठीक है। देखो तो भाई क्या मतलब है इसका, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात, बहुत सिंपल सी बात। लोन पेयर क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल Br2 हुआ मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, Br प्लस हुआ, ठीक है, या Br प्लस की जगह X प्लस लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं बेटा, X प्लस अगर हुआ, X प्लस हुआ, और Br2 की जगह मैं इधर लिख रहा हूं X2, क्या लिख रहा हूं बेटा, X2। तो Br2 की जगह क्या आ गया हमारे पास, X2 हुआ। इलेक्ट्रोफाइल X2 भी हो सकता है, X प्लस भी हो सकता है, दोनों होंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। अगर ये आ गया हमारे पास, या फिर अगर मान लो कि NO प्लस हुआ, क्या हुआ बेटा, NO प्लस, तो इन सबके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। क्योंकि अगर ब्रोमीन प्लस की बात करोगे आप, तो ब्रोमीन प्लस के पास कितने लोन पेयर हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 7, 7 में से कितने रह गए, 6, 3 लोन पेयर अभी भी लेके बैठा है। बात समझ मारिए। अगर Br2 की बात करोगे तो उसके पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर होते हैं। तो अब इसके ऊपर अगर अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, ओनली इलेक्ट्रोफाइल आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये एल्कीन है, ये एल्कीन है, तो एल्कीन के ऊपर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का कभी भी नहीं होता है। फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का कभी भी नहीं होता है। तो हमारे पास ये आया E और NU, क्या है बेटा, ENU आया, तो ये आ गया हमारे पास ENU, ठीक है, ENU, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड। उसी तरीके से ब्रेक होगा, कहानी वही होगी जो अभी तक करते आए। ये इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास R C R, ठीक है, और इधर हमारे पास बना प्लस, ये C, ये H, ये H, ठीक है। और अभी मैं सिर्फ स्टेबल वाला बना रहा हूं, क्योंकि स्टेबल यही होगा। अरे अभी तो हमें पता है ना कि ये वाला स्टेबल होगा। अगर मैं इधर कैटायन बनाता हूं तो वो लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए वो वाला प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। तो जब मैंने ये बनाया, और इधर क्या आ गया हमारे पास E, क्या आ गया E। अब ध्यान से समझना, इस E के पास क्या है, लोन पेयर है। इस E के पास क्या है, लोन पेयर है। मैं एक ही मान रहा हूं, मान लो एक लोन पेयर भी हुआ अगर इस E के पास, तो इधर क्या है, इसके पास लोन पेयर है। अब इस भाई साहब के पास लोन पेयर है, और ये कार्बन तो बेचारा मरा जा रहा है, ये कार्बन तो मरा जा रहा है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये इस पड़ोसी से बात करेगा कि बोलो भैया क्या हाल है, तो इधर लगेगा अट्रैक्शन। क्या लगेगा, ये हो गया हमारे पास अट्रैक्शन, ये हुआ इधर अट्रैक्शन। तो इधर इस अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हुआ, अट्रैक्शन। तो इधर जो ये कैटायन बना है, क्या ये असाइक्लिक है, क्या ये कार्बोकैटायन असाइक्लिक है, नहीं है। इधर तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, भाई इधर ये बॉन्ड है, इधर भी बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड अट्रैक्शन है, इससे वीक बॉन्ड है, ये बात मैं मानता हूं, बट अट्रैक्शन तो है, कुछ तो बॉन्ड बना हुआ होगा। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए जो ये कार्बोकैटायन है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक कार्बोकैटायन, ठीक है। अब सर ये बताइए कि साइक्लिक कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है, तो
तो अगर ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूं तो क्या आप ये जवाब नहीं दोगे कि सर इस साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्म होने का रीजन ओनली ये इलेक्ट्रॉन थे, ओनली ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन थे? तो सर सिंपल सा सीन है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो, मतलब हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऐसा हो जिसके पास क्या हो बेटा, लोन पेयर हो, तो हमेशा साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और अगर साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो अब इधर नो रीअरेंजमेंट, अब कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट क्या होता है वो सब बातें हम करेंगे, तो इधर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट बताएंगे अपन, ठीक है। तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कार्बोकैटायन कैसा है, साइक्लिक है। कब होता, अगर एसाइक्लिक होता। कब होता बेटा, अगर एसाइक्लिक कार्बोकैटायन होता तब हमारे पास क्या होता बेटा, रीअरेंजमेंट होता। तब हमारे पास क्या होता बेटा, रीअरेंजमेंट होता। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोलो भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सर कार्बोकैटायन हो गया, रीअरेंजमेंट के बारे में कुछ बात करेंगे नहीं, तो अब हमारे पास जाएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। क्या जाएगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा। तो अब भाई जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो अब ध्यान से देखेंगे चीज को कि जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा इस कार्बोकैटायन के पास, तो न्यूक्लियोफाइल को कोई झगड़ा नहीं करना है। न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल सिंपल तरीके से जाता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल इधर से गया, न्यूक्लियोफाइल आया भाई, न्यूक्लियोफाइल ने बोला कि हमें करना है अटैक, क्योंकि आपको बनना है स्टेबल। भाई ये साइक्लिक कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबलाइज तो हुआ है, थोड़ा सा स्टेबलाइज तो हुआ है। मैं बात समझता हूं कि प्लस माइनस में अट्रैक्शन लगाया, बट बॉन्ड तो वीक ही है ना भाई। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो इसके लिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन के पास जाना है। इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये बैक साइड से जाएगा इधर, या फिर ये इधर से जाएगा। तो ये जब इधर से जाएगा तो क्या आपको नहीं लग रहा इधर समस्या आ रही है? देखो मेरे को भी आ रही है, बोलो भाई। तो ये जब इधर से अटैक करेगा तो नहीं होगा, तो अटैक कहां से होगा, बैक साइड से। अटैक कहां होगा बेटा, बैक साइड से अटैक होगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीजें बेटा मैं बता रहा हूं आपको कि एल्कीन वाले चैप्टर में ये सारी रिएक्शंस आएंगी। मैं सिर्फ उधर इतना सा वर्ड बोलूंगा कि ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो अच्छे से पढ़ लेना बेटा। और मैं बता रहा हूं कि आप लेक्चर देखोगे उसके बाद पीवाईक्यूज करोगे ना तो आपके हो जाएंगे। बस आपको अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट करना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, बस इतना सा करना है। तो जब इधर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो अटैक कहां से होगा हमारे पास, अपोजिट डायरेक्शन से। तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा RCR, इधर से आएगा ये न्यूक्लियोफाइल, इधर ये C, इधर है इलेक्ट्रोफाइल, और ये आ गया हमारे पास H। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एंटी एडिशन होगा। किसका होगा, एंटी एडिशन। कौन सा एडिशन होगा बेटा, एंटी एडिशन। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसी स्टेट आएगी जहां पर 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो जो अटैक होता है वो एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि इफ, इसका मीनिंग समझना, इफ इलेक्ट्रोफाइल कौन से बॉन्ड पर है, वेज पर। अगर इलेक्ट्रोफाइल कौन से बॉन्ड पर है, वेज पर है, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल किस पर आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा डैश पर। न्यूक्लियोफाइल किस पर आएगा, डैश पर। और उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल किस पे हुआ, अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है इधर डैश बॉन्ड पर, इलेक्ट्रोफाइल आता है डैश पर, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो किस पे होगा, वेज पर। मतलब दोनों अपोजिट बॉन्ड पर होंगे। दोनों किस पे होंगे बेटा, अपोजिट बॉन्ड पर होंगे। क्लियर है बेटा? तो ये एंटी एडिशन का मीनिंग है इधर, नो रीअरेंजमेंट। तो इंपॉर्टेंट फंडा यही था हमारे पास। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन वही देखेंगे कि इधर देखो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सर ये एल्कीन जो है ये जितना फास्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, जितना फास्ट इसको इलेक्ट्रॉन देगा, उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और वो डिपेंड करेगा इसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बताएगा, ये ग्रुप बताएंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं कि इनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा? अब ये जो हमने इधर रायता फैलाया हटाते हैं। ठीक है भाई, तो ये आ गया हमारे पास एंटी एडिशन। ठीक है, तो एंटी एडिशन कब होगा, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कैसा हुआ, जिसके पास लोन पेयर हुए, तो एंटी एडिशन और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐसा हुआ जहां पर क्या है बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ऐसा हुआ
जहां पर लोन पेयर नहीं है उसके पास, तो उस वाले केस में हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा और एडिशन एंटी नहीं होता है। इधर भी जो स्टेप 1 है ये क्या होगा हमारे पास, ये स्लो ही होगा। स्टेप 1 कौन सा है हमारे पास, स्लो स्टेप है। क्यों, क्योंकि इसमें ही हमारे पास RDS है ये स्टेप, क्योंकि इसी में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अटैक कहां से होगा, बैक साइड से। बैक साइड से क्यों हो रहा है बैक साइड से, क्योंकि हिंड्रेंस दिख रहा है ना यार आपको, भाई इधर से हिंड्रेंस दिख रहा है ना, इसलिए इधर से अटैक नहीं होगा। तो ये इजीली फास्ट, मैंने बताया एक से ज्यादा पाथ होते हैं, एक से ज्यादा पाथ होते हैं। मान लो कि कुछ न्यूक्लियोफाइल, 2 न्यूक्लियोफाइल थे भाई, ये एक देखो सिंपल सा लॉजिक, बिल्कुल सिंपल होता है, डेली लाइफ जैसे सोचना है। मेरे पास एक इधर कार्बोकैटायन बना हुआ है, 2 न्यूक्लियोफाइल इधर, एक न्यूक्लियोफाइल इधर से गया, एक इधर से गया, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, इधर वाला तुरंत रिएक्ट कर लेगा, क्योंकि कोई झगड़ा करने वाला ही नहीं है। इधर वाला तो इसके पास जाएगा, ये बॉन्ड ऑन ब्रेक होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, मतलब इधर हिंड्रेंस दिख रहा है हमें। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए इससे अटैक नहीं होगा, तो वो वाला प्रोडक्ट हमने बना दिया। बात समझ में आई। और जबकि इलेक्ट्रोफाइल कहां से अटैच हुआ था, इधर की साइड से। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इधर से, न्यूक्लियोफाइल इधर से, अगर इलेक्ट्रोफाइल इधर से अटैक होता तो न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक होता, इसीलिए एंटी एडिशन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं इधर कि सर बात ऐसी है, कैसी है, ऐसी ऐसी कैसी, कि अगर हमारे पास देखो इफ इलेक्ट्रोफाइल, नोट देखना बिल्कुल सिंपल बढ़िया तरीके से, नोट है हमारे पास। कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन यह है कि इफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग 0 लोन पेयर, या इलेक्ट्रोफाइल डोंट हैव लोन पेयर, डोंट हैव लोन पेयर, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो जो इंटरमीडिएट होगा हमारे पास, जो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट कैसा होगा हमारे पास, साइक्लिक, वो एसाइक्लिक कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कैसा होगा हमारे पास, एसाइक्लिक कार्बोकैटायन। ये आ गया हमारे पास एसाइक्लिक कार्बोकैटायन, एसाइक्लिक या फिर क्लासिकल, क्लासिकल कार्बोकैटायन। और जब कभी भी एसाइक्लिक या क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है, तो हम किसके बारे में सोचेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में हमेशा सोचना है, हमेशा रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे। ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है हमारे पास, ये तो आ गया केस फर्स्ट। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लोन पेयर, इफ इलेक्ट्रोफाइल हैविंग लोन पेयर, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट है, इस वाले केस में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा, ये हमने इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरमीडिएट होगा वो कैसा होगा, इधर इंटरमीडिएट होगा हमारे पास साइक्लिक, साइक्लिक इंटरमीडिएट। कैसा होगा बेटा, साइक्लिक कार्बोकैटायन लिख देता हूं, साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। और अगर साइक्लिक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो इस वाले केस में नो रीअरेंजमेंट। तो सिंपल सा फंडा है। और साथ ही साथ में हमारे पास कौन सा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। क्या होगा बेटा, एंटी एडिशन। क्लियर है। तो सिंपल सा फंडा है, क्या करना है, एडिशन करना है इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमें ये देखना है कि उसके पास लोन पेयर है या नहीं है। अब इसके अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो देखो एग्जांपल बहुत सारे, X2 बोला ना मैंने, जैसे Br आ गया, ठीक है, Br का अटैक कर रहे हैं हम, या फिर Br प्लस का कर रहे हैं, Cl प्लस का कर रहे हैं, ठीक है, NO प्लस का कर रहे हैं। बात समझ में आ रही बेटा, Cl का कर रहे हैं। तो ये सारे केस हमारे पास कौन से हैं, जिनमें लोन पेयर है, लोन पेयर है ना भाई। ये देखो हमारे पास अगर Br2 इलेक्ट्रोफाइल रहता है तो इसके पास भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, ठीक है, Cl के पास भी लोन पेयर होते हैं, इधर भी लोन पेयर मिलेंगे, Cl के पास इधर भी लोन पेयर है। तो ये सारे वो इलेक्ट्रोफाइल है जहां लोन पेयर है। और इसमें अगर एग्जांपल देखें तो जनरली हमारे पास क्या आ गया, फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं जैसे H प्लस,
क्या बोल सकते हो बेटा, H प्लस। जनरली आपको यही मिलेगा जिसके पास लोन पेयर नहीं होते हैं। तो अगर H प्लस जैसा इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, सिंपल एडिशन कराएंगे और उसमें कोई H प्लस आएगा, सिंपल एडिशन कराएंगे, कार्बोकैटायन फॉर्म होगा साइक्लिक, एसाइक्लिक, और रीअरेंजमेंट देखेंगे हम, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास, अब ये तो हो गया एल्कीन का। अगर एल्काइन पे कराओगे तो एल्काइन पे भी सिंपल है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड आर है, ENU, तो ENU का हम जो कैटायन एनायन की स्टेबिलिटी वाला फंडा करते हैं वही सेम इधर करेंगे, E आ गया, NU आ गया। अभी एक पाई बॉन्ड और बचा हुआ है, तो इस पर फिर से ये अटैक होगा, फिर से ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इलेक्ट्रोफाइल को। तो जिस कार्बन पर पहले इलेक्ट्रोफाइल आया है अभी भी उसी पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सेम पर आएगा, चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जिस पर पहले इलेक्ट्रोफाइल है उस पर इलेक्ट्रोफाइल अभी, जिस पर पहले न्यूक्लियोफाइल है उस पर अभी भी न्यूक्लियोफाइल। दो बार एडिशन क्यों हुआ है? बिकॉज इधर दो पाई बॉन्ड थे, दो पाई बॉन्ड थे, तो दो बार अटैक करा देंगे। एक पाई बॉन्ड रहेगा तो एक बार अटैक करा देंगे। रिएक्शन की रेट उसी टाइप से रहेगी। ठीक है, इसमें भी मैं आपसे एक होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है बेटा होमवर्क का, सोच के आएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। जो हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कौन सी रिएक्शन है बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR बोलेंगे इसको शॉर्ट में, EAR। इलेक्ट्रोफिलिक, E फॉर इलेक्ट्रोफाइल, A फॉर एडिशन, R फॉर रिएक्शन। तो इधर आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉर एल्कीन एंड एल्काइन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, एल्कीन की रेट ज्यादा होगी, मतलब R एल्कीन ज्यादा होगी R एल्काइन से। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ाया है मैंने। ठीक है, आपको बस क्या देखना है, रेट कौन डिसाइड करेगा? रेट डिसाइड करता है इंटरमीडिएट। तो आप इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखोगे, बस सेम कॉन्सेप्ट है, कोई चेंज नहीं करेंगे हम। R एल्कीन की रेट क्या होगी बेटा? इक्वल होगी हमारे पास R एल्काइन से। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास R एल्कीन की रेट, R एल्कीन की रेट कम होगी R एल्काइन से। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारे पास। डी क्या है? ऑल ऑल तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, तीन ही पॉसिबिलिटी है, तीन ही ऑप्शन है, ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर है बेटा? अब देखो हमारे पास, अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब एक मार्कोनिकॉफ रूल और देख लो एक बार, इसके बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस के लिए मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, एक दो क्वेश्चन कराने के बाद। द हाइड्रोजन, मार्कोनिकॉफ रूल ने बेवकूफ बनाया। ये एक ऐसा रूल है जिसने लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। बहुत बेवकूफ बनाया क्या मतलब? जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसी को इसने रूल बना दिया। देखो क्या बोल रहा है, द हाइड्रोजन एंड्स अप गेटिंग अटैच टू द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड दैट हैज मोर हाइड्रोजन एट द स्टार्ट। ठीक है, अब हम भूल जाते हैं कि हमें नहीं पता भाई मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, हमें नहीं पता। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक एल्कीन ली CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हमने कराई HI के साथ। किसके साथ कराई? HI के साथ। तो अब देखो HI है तो HI में आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ रहा होगा। H के ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव, I के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या हो गया हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब मैं इसमें बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो क्या होगा हमारे पास? ये बॉन्ड ब्रेक किया सर हमने, जो हमने पढ़ा है। तो हम वो कैटायन बनाएंगे जो स्टेबल होगा, हम वो कैटायन बनाएंगे जो स्टेबल होगा। तो हमारे पास CH और ये आ गया CH2। तो अब मैं पॉजिटिव या तो इधर बनाऊंगा या इधर बनाऊंगा। अगर इधर पॉजिटिव बनाया तो 2 डिग्री बन रहा है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी 3 होंगे। और अगर मैंने इधर पॉजिटिव बनाया तो 1 डिग्री बनेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी कम है, मतलब इधर आएगा प्लस। तो अगर इधर प्लस आ रहा है तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। मतलब ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ होगा? इस टाइप से। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ है? इस टाइप से। तो ये माइनस, माइनस के पास क्या है? प्लस,
क्योंकि पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, बिकॉज एल्कीन है, एल्कीन के ऊपर हमेशा फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का ही होता है। तो अगर इधर अटैक कराएंगे तो ये प्लस, ये CH2 माइनस है, तो इधर आ गया हमारे पास H, क्या आ गया H। और अब इसके बाद रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल बिल्कुल रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, बट इधर रीअरेंजमेंट जैसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या ऐड कर देंगे, I माइनस, क्या कर देंगे I माइनस, तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, CH3। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। CH3 CH CH2 और इधर आ गया हमारे पास एक आया था H इस वाले पर और I आया इधर, ठीक है। अब बताइए तो H कहां गया, जिस कार्बन के पास, इधर इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। हमें उन ही कार्बन को देखना है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ऐसे नहीं सर इधर 3 है इधर क्यों नहीं ऐड कर रहे, अरे भाई उधर तो रिएक्शन ही नहीं हो रही, ऐड करोगे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ठीक है, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हम, क्लियर है भाई। तो हम अब इसने बोला कि हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा डबल बॉन्ड वाले के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। हमने तो रूल नहीं पढ़ा, हमने तो जीओसी वाला कंसेप्ट लगाया, तो हमारा हाइड्रोजन भी इसी के पास गया, तो ये रूल बना दिया, बेवकूफ बनाया इसने, ठीक है, क्लियर है भाई। तो सिंपल सा रूल है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसी को H दे दो, ये है मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब हम देखो क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये क्वेश्चन करना है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या करोगे सर, H के ऊपर प्लस, I के ऊपर माइनस, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, H के ऊपर प्लस डेल्टा, I के ऊपर माइनस डेल्टा, इधर से ब्रेक करेंगे तो इंटरनल कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, तो इधर आ जाएगा सर, फर्स्ट हमारे पास आएगा CH3 CH2, देन आया हमारे पास CH, और इधर आ जाएगा सर प्लस, और इधर आ गया हमारे पास CH2 और इधर आ गया H। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं प्लस इस पे भी ला सकता था, इस पे भी ला सकता था, अंदर वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हमने जीओसी में पढ़ रखा है। तो बेटा जिस भी बच्चे ने अगर गलती से अभी जीओसी नहीं पढ़ी है तो अभी भी टाइम है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर सीक्वेंस से ही देखते हुए चले, जंप ना करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं ये नहीं सुनना चाहता आपके मुंह से, और आप ये ना सोचे कि बेटा अगर आप 11th में है तो 12th में जब ऑर्गेनिक आए तब आप सोचो कि सर बैकलॉग है, हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं आ रहा है, सर अभी ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रही है। बेटा उससे अच्छा है कि आप अभी एक एक चैप्टर करते हुए पूरा लेक्चर सही से सीक्वेंस के साथ देखें, ठीक है भाई। हाँ भाई ये आ गया हमारे पास, और अब इस पे क्या कर देंगे हम, आई ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे बेटा, आई। तो ये आ गया हमारे पास I माइनस, तो क्या आ जाएगा CH3। इसमें भी रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, बट इधर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इधर भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्या होता है वो हम सारी बातें बाद में करेंगे, क्लियर है भाई। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जो इधर दे रखे हैं। ये आ गया आपके पास, ये भी क्या है, होमवर्क है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद ये भी होमवर्क है, इसमें क्या है हमारे पास, इधर मान लो H2O या HI ऐड कर देता हूं, HI, ठीक है भाई, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क, ठीक है। और ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है बेटा, ठीक है। तो ये होमवर्क के क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन और देना चाहूंगा, आपको रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बेटा एक करके लाने हैं ईमानदारी से। क्वेश्चन है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखेंगे बेटा, ROR, टुवर्ड्स, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है हमें। और किस किस का बताना है, कंपाउंड दे रखे हैं CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 दूसरा है हमारे पास CH3। अगर आपको याद हो तो मैंने हाइपर कंजुगेशन में आपको बताया था कि ये फिर से मिलेंगे आपको, इधर आ गया H, ठीक है, CH3 CH3, इधर है डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और क्या आएगा CH3
H डबल बॉन्ड CH3H, ठीक है। और क्या आएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और क्या आ गया 4 5 CH3 डबल बॉन्ड CH, और लास्ट है हमारे पास, तो इसमें बेटा ABCD कर लेना, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं, मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, इस पे ऑब्वियस सी बात है डिपेंड करेगा, बट एक पॉइंट और भी है जिस पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन, क्यों करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा, अभी बता देते हैं हम, आरडीएस कौन सा स्टेप है हमारा, ये है, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट के बारे में हम सिर्फ उसी स्टेप से रिलेटेड बात करेंगे जो हमारा आरडीएस है। तो ये आरडीएस स्टेप है ना बेटा, तो इस वाले में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, देखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी उतना ही ये फास्ट इसको ट्रांसफर करेगा, उतना ही फास्ट ये इलेक्ट्रोफाइल को ट्रांसफर करेगा। तो रेट इस पे डिपेंड कर रही है भाई, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उस पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन वगैरह कितने टाइम में फॉर्म हो रहा है वही तो रेट है, जितनी फास्ट रिएक्शन उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। क्लियर है बेटा, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। आज हम वैसे एडिशन रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं कर पाए, नेक्स्ट वाले में एडिशन सब्स्टिट्यूशन मैं कंप्लीट कर दूंगा, और ये जो हम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। रीअरेंजमेंट के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, और रीअरेंजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, अच्छे से लेक्चर देखेंगे, ध्यान से नोट्स बनाएंगे, और कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं डाउट की तरह उसको ले लूंगा, या उधर आंसर कर पाए तो उधर कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।